कि 47 के बाद एक पॉलिटिशियनों की कोशिश हुई कि इस हेरिटेज को ख़त्म कर दिया जाए। करने के लिए उनको पता था कि अगर नॉर्मल ढंग से चलते रहे तो इनके कारनामों को याद करके लोग शायद इनको ही वोट दें। 89 में जब ये मिलिटेंसी भड़क गई यहाँ पर और हमने एक महासभा बना ली, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब में इकट्ठे थे। फिर मैं और मुस्लिम फेडरेशन के प्रेसिडेंट हम दोनों कश्मीर चले गए। यही यासीन मलिक इसके हाइड आउट में पहुंचे मासूमा में बगैर सिक्योरिटी के। भाई क्या कर रहे हो आप? इतनी हिस्टोरिकल गजब की रियासत को आपने तोड़ के यूटी बना दिया, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए था। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में भाषण में ये कह दिया कि हम स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे। फॉर द टाइम बिंग हमने इसलिए किया है ताकि यहाँ जो मिलिटेंसी है हम इसको ख़त्म करें। तो दो किस्म की फोर्सेस हैं, तो आप यहाँ पर एंटी नेशनल फोर्सेस को दबाना है, वो काम करें, लेकिन नेशनल फोर्सेस को जो है उनको ख़राब करने की कोशिश ना करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और मैं हूं अमर चौहान। आज स्टेट टाइम्स पर हम आपको मिलवाने वाले हैं फॉर्मर मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट डोगरा सदर सभा ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टेट टाइम्स। थैंक यू। सर, आपसे हम जानना चाहते हैं, राजनीति में आपने अच्छा समय व्यतीत किया है, तो आपके शुरुआती दिनों से आज तक का जो सफ़र रहा है, क्या चेंजेस महसूस करते हैं आप? देखिए, मेरा तो जन्म तो हुआ यहाँ बड़ी ब्राह्मणा के साथ गांव है बस्सी कला जी, बीरपुर का हिस्सा है वो जी। और फादर मेरे तो फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ी उन्होंने एंड ही वाज अवार्डेड आल्सो, और पूरा ख़ानदान तकरीबन आर्मी में ही रहा जी। बैकग्राउंड हमारे ख़ानदान की वो है। मैं ही पहला आदमी सिविल में आया हूँ पूरे ख़ानदान से। तो एजुकेशन मेरी प्राइमरी तो पल्ली और गनाल से हुई, और हाई जो है मिडिल एंड हाई बीरपुर और बिश्नाह से हुई जी। तो उसके बाद हायर एजुकेशन जो है वो MM कॉलेज जम्मू से, मैं फाउंडर स्टूडेंट हूँ उसका जी। तो इस तरीक़ा से ये मेरा इसमें सफ़र रहा। और उसके बाद अपनी एजुकेशन के दौरान मुझे बड़ा शौक़ था आर्मी का ही जी। इसलिए मैं NCC की टॉप पोजीशन पर था। NCC राइफ़ल पहली दफ़ा जम्मू कश्मीर के अंदर आई और यहाँ से लेकर पुंछ तक जितने कॉलेजेस में थी, और इस NCC ग्रुप को मैं हेड कर रहा था और बड़े शौक़ से चलाया मैंने, बड़े अच्छे ढंग से। रिपब्लिक डे के अंदर पार्टिसिपेशन मेरी हुई, और इसके दौरान जी। मैंने जब 65 की वार हो रही थी पाकिस्तान, इंडो पाक वार, तो उसके दौरान मैं सिविल डिफेंस में काफ़ी एक्टिव रहा, और एक पैराट्रूपर मैंने उसके पास ट्रेन थी, मेरे पास हॉकी थी जी। तो रात को वो उसको कैप्चर किया मैंने और मुझे अवार्ड भी मिला था। ये मेरा सफ़र रहा लाइफ का। शौक़ फिर मुझे, चूँकि सारे छोटे बड़े सब आर्मी में थे, तो मुझे शौक़ था कि मैं एजुकेशन लाइन पकड़ूं जी। और 1965 में ही मई में मैंने पहला स्कूल डोगरा हीरोज़ को जो समर्पित था जी। डोगरा हायर सेकेंडरी के नाम से स्टार्ट किया जी। क्या बात है। और आज वो एक पेड़ की शक्ल उसने अख्तियार की है। आज उसी डोगरा के नाम से डोगरा कॉलेज ऑफ एजुकेशन 25-30 साल पुराना हमारा है जी। और फिर डोगरा लॉ कॉलेज, फर्स्ट लॉ कॉलेज इन द स्टेट प्राइवेट सेक्टर में, वंडरफुल, वो मैं ही लाया। और फिर 5 ईयर कोर्स एक बड़ा एक गिफ्ट था जी। लेकिन कंट्री में था, हमारी स्टेट में नहीं था, यूनिवर्सिटियों में नहीं था जी। तो 5 ईयर लॉ कोर्स भी
स्टेट के अंदर मैं ही लाया। जी। तो डोगरा लॉ कॉलेज 3 ईयर, डोगरा लॉ कॉलेज 5 ईयर्स। और उसके बाद मैं देख रहा था कि डिग्री कॉलेजेस में जो बच्चे जाते हैं वो लोअर तकरीबन जो हैं मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो लो मेरिट के जाते हैं। तो ये भी मेरे दिमाग में था कि ये बच्चे इस तरीक़ा से अपने आप को नेगलेक्ट फील करते हैं, और जो कॉलेजेस के अंदर जिस तरीके की सिचुएशन बनती है आजकल के ज़माने में, तो उसको देखकर मैंने फिर डिग्री कॉलेज भी स्टार्ट किया। उसमें कॉमर्स, आर्ट्स, बीबीए, ये सारे कोर्सेज स्टार्ट किए। और स्कूल की लाइन में फिर मैंने सीबीएसई का एफिलिएशन ली, और एक नया एक कंसेप्ट बड़ी ब्राह्मणा के अंदर और शास्त्री नगर के अंदर है। मेरी बड़ी बेटी को भी शौक़ था, बच्चों को भी शौक़ था, बेटों को भी जी। तो मिल के एक नया कंसेप्ट हम लाए रिच हार्वेस्ट के नाम से जी। और आज उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और वो रिच हार्वेस्ट के रिजल्ट्स भगवान की दया से देखने वाले हैं। बहुत अच्छा बच्चे कर रहे हैं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कंपटीशन इस बार भी जीत के आए हैं। तो इस तरीक़ा से ये मेरी एजुकेशन लाइन रही। दूसरा आपने ये पूछा है सोशल और पॉलिटिकल जी। उसमें मुझे पॉलिटिकल पार्टीज़ में जाने का शौक़ नहीं था। ओके। क्योंकि एक तो बैकग्राउंड भी हमारी आर्मी की रही जी। और दूसरा, और उस ढंग से भी आज जो पॉलिटिक्स में चलता है वो कुछ चलना कोई मुश्किल था, इसलिए सोशल में रहा। स्पोर्ट्स की लाइन में मैंने काफ़ी यहाँ पर स्पोर्ट्स क्लब बनाए, चाहे वो क्रिकेट एसोसिएशन महाराजा हरि सिंह के नाम से थी जी। चाहे वो जनरल जोरावर के नाम से जोरावर हॉकी क्लब थी, मानी हुई क्लब जी जी। और इसी तरीक़ा से यूनियन स्पोर्ट्सिंग क्लब थी, फुटबॉल क्लब। ये सब मैंने यूथ को थोड़ा इस लाइन में लाने के लिए शौक़ भी था मुझे भी, और वो चलाया। और अब एक और हमने आगे कदम बढ़ाया कि वो वर्ल्ड क्लास का एक जनरल जोरावर के नाम से जनरल जोरावर राइफल शूटिंग क्लब जो है वो डोगरा एजुकेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर ही तैयार किया। उसमें भी शूटर हमारे नेशनल लेवल पर काफ़ी प्राइज़ लेकर आए हैं जी। तो ये लाइनें मेरी रही। पर फिर सोशल साइड मैंने जी। एक तो यहाँ मैंने गांधीनगर में अभी नए ये कॉलोनी बन रही थी, यहाँ भी एक अच्छे तरीके से मैंने यूथ को ऑर्गेनाइज़ किया जी। और उसके बाद अमर क्षत्रिय रायपुर सभा हमारी बड़ी पुरानी 1905 की ये राजा अमर सिंह के टाइम की बनी है। राज तिलक भवन उसका हेड ऑफिस है पुरानी मंडी में, वो भी एक हेरिटेज है जी। तो उसकी ब्रांच मैंने यहाँ सारे बुज़ुर्गों को, नौजवानों को इकट्ठे करके, आर्मी अफसर रिटायर्ड और IAS रिटायर्ड बाकी लोग थे, उनको इकट्ठे करके मैंने एक बड़ी शानदार तरीके से ये संस्था चलाई और कई कदम उठाए यहाँ से जी। और यहाँ से ही फिर मैं इलेक्ट हो गया सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट, 25वां प्रेसिडेंट श्री अमर क्षत्रिय रायपुर सभा जम्मू कश्मीर का जी। और आपको पता ही है कि हमारी जम्मू कश्मीर के अंदर ये 3-4 सभाएं, श्री अमर क्षत्रिय रायपुर सभा, डोगरा ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा, महाजन सभा और ये सिंह सभा सिख बरादरी की, ये सबसे पुरानी यहाँ से डोगरा सदर सभा, सारी ये संस्थाएं पुरानी थी। तो फिर जब मैं वहाँ प्रेसिडेंट आया तो बाकी सभाओं से मिलके हमने उसको जम्मू महासभा का स्वरूप दे दिया जी। पंजाब के अंदर जब हालात बड़े ख़राब हुए, हिंदू सिख, ये पाकिस्तान अपनी गेम खेल रहा था, हिंदू सिख फसाद होने लगे, उसका असर यहाँ भी पड़ने लगा। तो हमने महासभा बना ली, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इकट्ठे होकर एक्स वाइस चांसलर्स, एक्स जनरल्स, एक्स IAS ऑफिसर्स और बिजनेसमैन वगैरह हमारे एक्स पुलिस IPS ऑफिसर मिल के हमने महासभा बना ली। और उस महासभा के प्लेटफॉर्म से
जम्मू के अंदर हमने पीस फोर्स भी बनाई और इन चीज़ों का मुकाबला किया। जितनी चिंगारियाँ यहाँ पड़ती रही उनको मसल दिया हमने, किसी को बड़ी आग का रूप नहीं लेने दिया। चाहे वो पाकिस्तान ने किया कोशिश, पंजाब के थ्रू किया, तो ये काम हम करते रहे। तो उस महासभा का जिसमें बड़े बड़े सीनियर लोग थे, लेकिन मुझे ही प्रेसिडेंट उन्होंने बनाया उसका हेड रहा मैं। और बड़ी कोशिश हुई लोगों की कि मैं पॉलिटिकल साइड जाऊं। हाँ, छोटे बचपन में हम पंडित विनोद डोगरा जी के साथ ज़रूर उनके नारे लगाते रहे। उस वक़्त एक लहर थी कि भाई जम्मू के साथ ज़्यादती हो रही है, और दूसरा एक विधान एक निशान की बात भी की, महाराजा हरि सिंह को क्यों निकाला वो बात भी थी। तो उसको लेकर हम उस वक़्त रहे। तो इन एक्टिविटीज़ में रहा, पॉलिटिक्स में नहीं था। पर खैर बाद में क्या ऐसा वक़्त आया कि जब यहाँ हिंदुस्तान के अंदर जनता पार्टी बनी तो मेरे संबंध चौधरी चरण सिंह वगैरह के साथ वाकफ़ी तो हो गई। किसी ने, मैं यंग था बिल्कुल, और यूथ यहाँ जो आता रहा मुझे ले गए एक दफ़ा, तो मैं उनके साथ थोड़ी देर चला, लेकिन पॉलिटिकल लाइन में मैं ज़्यादा नहीं चला। उसके बाद जब 89 में ये हालात ख़राब हो गए कश्मीर के अंदर, पाकिस्तान ने बड़ा घिनौना खेल खेलना शुरू किया, तो उस वक़्त हमने आगे ही मैंने शुरू किया हुआ था कि शहीदों के दिन मनाने, जैसे बेटी राजेंद्र सिंह का हर साल उनका बलिदान दिवस, उनका जन्म दिवस यहाँ गांधीनगर के मेरे स्कूल के अंदर ही मनाया जाता रहा। वो तो मैं कर ही रहा था। लेकिन ये उस वक़्त, अच्छा दूसरा मैंने ये हेरिटेज वाली साइड पकड़ ली थी। 87 में मैंने पहली दफ़ा ये लड़ाई शुरू की, संघर्ष शुरू किया कि इसको मुबारक मंडी को खाली करवाया जाए गवर्नमेंट दफ्तरों से, और इसको इस हेरिटेज को हम रेस्टोर करें और इसकी प्रिजर्वेशन का काम करें। सर, इसी से मिलता जुलता मेरा सवाल है, जैसे हम सब जानते हैं कि डुग्गर प्रदेश की जो भावनाएं हैं, लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं, वो इस मुबारक मंडी से जुड़े हुए हैं जो हमारा हेरिटेज है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या क्लीनलीनेस ड्राइव कराकर हम अपनी हेरिटेज को बचा सकते हैं, या फिर इसे एक अच्छी शुरुआत समझें हम? देखिए, एक बात तो ये है जब हेरिटेज की बात करें और उसकी जो कंडीशन है इस वक्त या पहले थी उसकी बात करें, तो उसके साथ ये जानना भी ज़रूरी है कि उसकी बुरी हालत क्यों हुई। बिल्कुल। उसके इसलिए वो बड़ी क्लियर बात है कि 47 के बाद एक पॉलिटिशियनों की कोशिश हुई कि इस हेरिटेज को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि एक बड़ी अद्भुत बात इस जम्मू कश्मीर के अंदर हुई है। आपको पता है, एक तो एक स्टेट के तौर पर ऐसी विशाल रियासत पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, और फिर ऐसी रियासत जिसमें अलग अलग कम्युनिटीज़ हों, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हों, अलग अलग खित्ते हों, और उनके अंदर अलग अलग मौसम हों, अलग अलग शक्लें भी हों, उसको गुलदस्ते के रूप पर एक बनाना, एक ऐसी स्टेट को बनाना, बनाए रखना, वो एक अद्भुत बात थी। बिल्कुल। और तीसरी बात इसकी और भी बड़ी इम्पॉर्टेंट ये थी कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट के अंदर हिंदू रूलर उन्होंने किस ढंग से रूल किया, वो भी एक 100 साल की एक अलग कहानी, वो एक बड़ी अद्भुत बात थी। अब पॉलिटिशियनों में जब 47 के अंदर नया दौर शुरू हुआ तो वोट हासिल करने के लिए उनको पता था कि अगर नॉर्मल ढंग से चलते रहे तो इनके कारनामों को याद करके लोग शायद इनको ही वोट दें, जम्मू का ही अपर हैंड रहे। तो इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, इस तारीख को डिस्टार्ट करने के लिए, या नहीं लिखने के लिए, नहीं लिखने देने के लिए, या इसको ख़त्म करने के लिए, इसकी ज़िंदा जागती जो तारीख मुबारक मंडी जैसे हेरिटेज हैं उनको ख़त्म करने के लिए एक साजिश चली, और उसके तहत ही इनकी तबाही शुरू हुई। और वो इसलिए की गई ताकि उन फोर्सेस का अपर हैंड रहे जो इस सारे भाईचारे के, इस सारे वातावरण के हक में थी। और
पाकिस्तान को ये चुभता था तो कुछ लोग जो एंटी नेशनल एलिमेंट था उसके हाथों में भी खेलता रहा, इसलिए इन चीज़ों का बुरा हाल हुआ, जिसको लेकर मैंने मेरी अध्यक्षता में 87 में संघर्ष शुरू किया कि हम इसको रेस्टोर करवाएंगे और प्रिजर्व करवाएंगे जी। और फिर आप हैरान होंगे कि इसके अंदर दो बड़े खजाने थे। बिल्कुल। एक आर्काइव्स जी, 8 लाख फाइल, जिसके अंदर जो आज लोग तड़पते हैं कि चाइना के साथ क्या हो रहा है, चुशूल की ट्रीटी डोगरों के जरिए 10,000 डोगरे मरे थे चाइना के साथ लड़ते हुए, और अफगानिस्तान इसके बॉर्डर टच होते हैं। जनरल जोरावर की वो कहानियाँ, ये और फिर अमृतसर ट्रीटी, ये सारी ट्रीटी जो है, लाहौर ट्रीटी, ये सारी वहाँ पड़ी हैं जी। और दुनिया भर के स्कॉलर यहाँ पर आते थे रिसर्च करने के लिए, और एक मुबारक मंडी के अंदर आकर वो रिसर्च करते, दुनिया देखती थी, चहल पहल होती थी। और दूसरा यहाँ था हमारे बुजुर्गों की निशानियाँ जी, वो भी यहाँ से उठा ली गई। बड़ी बड़ी गजब की करोड़ों रुपए की पेंटिंग्स, वेपन्स, तोशा खाना, तो वो सब चीज़ें आस्ता आस्ता गायब होना शुरू हो गई। तो इसलिए हमने, मेरे दिमाग में ये, जब बुजुर्गों से बात की मैंने महासभा के अंदर, तो मेरे दिमाग में ये था कि एक दफ़ा इस जिंदा जागती तारीख को हम रिवाइव करेंगे। बिल्कुल। तो उस वक्त ये संघर्ष शुरू हुआ था जी। सर, महाराजा हरि सिंह जी की अगर हम बात करें तो हर साल 23 सितंबर के आसपास कई रैलीज और प्रोटेस्ट होते हैं, और एक ही मांग है कि उस दिन छुट्टी डिक्लेयर की जाए। आपको क्या लगता है कि क्यों ये मांग अभी तक पूरी नहीं की जा रही है? देखिए, उसमें भी मैंने जैसे आपको पहले कहा, महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन पर छुट्टी हो, उसका महाराजा हरि सिंह को कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला। वो सिर्फ अगर छुट्टी हो, वो दिन सेलिब्रेट किया जाए तो उसकी कहानी याद कराएगी। बिल्कुल। तो कहानी उसकी ये थी कि ऐसा गजब का महाराजा शायद ही देश के अंदर कोई और था। आप शायद जानते हैं कि खूबसूरती से लिहाज से जी, लोग कहते थे कि ऐसा खूबसूरत महाराजा और कोई नहीं। बहादुरी के लिहाज से ऐसा बहादुर महाराजा और कोई नहीं। खिलाड़ी के लिहाज से पोलो जब खेलता था, सारे राजे महाराजे होते थे, चाहे यहाँ, चाहे राजस्थान, चाहे किसी भी कोने में, तो महाराजा हरि सिंह अलग से दिखता था। देशभक्ति की बात करो तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का भाषण उनका लोगों को याद आता है तो रोंगटे खड़े होते हैं कि एक महाराजा कह रहा है कि आज़ादी की बात कर रहा है। और इसलिए अंग्रेजों ने उसके खिलाफ साजिश भी चली, इसलिए उसके खिलाफ माहौल भी भड़काया उन्होंने। तो इसलिए ऐसे महाराजा के दिन पर अगर छुट्टी होगी तो ये सब गाथाएं वहाँ पर बोली जाएंगी, कहानियाँ सुनाई जाएंगी। आने वाली पीढ़ी को पता लगेगा कि एक डोगरा महाराजा किस किस्म की वो शख्सियत थी। और आज भी जो मुस्लिम भी हमारे बरादरी, कश्मीरी भी जो बुजुर्ग हैं, उनके पास भी बैठ जाओ तो वो बड़ी आह भर के कहते हैं काश कि महाराजा हरि सिंह का राज फिर से आ जाए जी। तो इस किस्म की वो देशभक्ति, वो बहादुरी और ऐसे कारनामे, और देखिए गर्ल्स एजुकेशन के लिए जी, बिल्कुल महाराजा हरि सिंह ने किया। जितने कॉलेजेस आपको ये हॉस्पिटल नजर आ रहे हैं, ये उसके ज़माने, क्योंकि गजब का आर्किटेक्ट भी वो था। और आज लोग करते हैं छुआछूत की बात और दूसरा धीरा, पहली हरिजन कंजक महाराजा हरि सिंह ने रघुनाथ मंदिर के अंदर पूजी थी, ये दिखाने के लिए, कहने के लिए और ये साबित करने के लिए कि हम सब एक जैसे हैं, ये कंजकें सब एक जैसी हैं। तो ऐसे महाराजे को अगर छुट्टी उसके दिन पर हो, सेलिब्रेशन जगह जगह हों, तो उसकी कहानी जब सामने आएगी तो वो लोग, अगली जो जनरेशन है वो कोसेगी उन तारीखदानों को, उन हिस्टोरियन को जिन्होंने या तो गलत लिखा और या हिस्ट्री डिस्टार्ट की और या ऐसी तारीख को उन्होंने ख़त्म किया जो तारीख एक गजब का देशभक्ति का नमूना
लोगों के सामने पेश हो सकती थी, एक प्रेरणा का स्रोत बन सकती थी अगली नस्लों के लिए, इसलिए वो छुट्टी नहीं दी जा रही। ओके सर, कांग्रेस की बात करें तो हम सब जानते हैं पिछले कई सालों की अगर हम बात करें तो लोगों के दिलों पर मैं कहूँगी राज किया है कांग्रेस ने। और आज अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, प्रेजेंट सिचुएशन की मैं बात कर रही हूँ, तो बीजेपी का मानना है कि जम्मू कश्मीर में खास तौर पे डेवलपमेंट हो रही है। तो आप जो मौजूदा हालात हैं जम्मू कश्मीर के, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो अमर, ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट आपने बात पूछी है, बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी। जी। बात ये है, कांग्रेस के पीछे एक लंबा इतिहास है। बिल्कुल। कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई, वो लड़ाई लड़ी जो दुनिया में एक नई चीज़ थी, नई मिसाल थी, कि एक तरफ तोपें और ऐसी हुकूमत जिसका सूरज ग्रूब नहीं होता था। सूरज ग्रूब नहीं होना मतलब कि उनका पूरी दुनिया में राज था। कई जगह इस वक्त रात है, कई जगह दिन है, कई देशों में रात है, कई देशों में दिन है। तो इसका मतलब जब यहाँ रात होती है वहाँ भी उनका रूल था, यहाँ दिन, तो इसलिए कहा जाता है उसका सूरज ग्रूब नहीं होता। और तोपें थी, सेना थी, सब कुछ था, कुचलने का सामान था, और एक निहत्थे लोगों ने झंडे उठा के सड़कों पर निकल के इस कांग्रेस के नेतृत्व में, और वहाँ पर ये इनकलाब जिंदाबाद लगाते हुए लाखों लोग मर गए और फिर आज़ादी ली। ये कांग्रेस का इतिहास है जी। लेकिन वक्त के साथ बदलाव आया, कांग्रेस के अंदर भी गलत काम शुरू हुए जी। गलत लोग आ गए। पार्टी तो गलत नहीं होती, लोग जो होते हैं वो करते हैं। तो इसलिए मैं भी कन्विंस, मैं ऐसे नहीं जाता था पार्टी में। मैं आपको वो पहले भी आपने बात पूछी, हुआ ये था कि 89 में जब ये मिलिटेंसी भड़क गई यहाँ पर और हमने एक महासभा बना ली, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब हम इकट्ठे थे। और यहाँ पर हम हर गुरुद्वारे के अंदर, हर मस्जिद के अंदर, हर गिरजा के अंदर, हर गुरुद्वारे के अंदर हर जगह जा रहे थे और हम झगड़ रहे थे कि यहाँ हम हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख फसाद नहीं होने। आपको पता है यहाँ गुरपुरब के जुलूस पर क्या हुआ, कितने लोग मर गए, उसके बाद क्या हुआ। और जब हम लोगों को लेकर बाहर निकले, भाईचारे की बात, ईद के दिन इकट्ठे होने लगे, जन्माष्टमी के दिन इकट्ठे होने लगे, हिंदू मुस्लिम सारे। तो एक 2 मर्डर भी हो गए, एक मुसलमान का, उसको पेट्रोल डाल के जला दिया गया, एक हिंदू लड़के का मर्डर हुआ। ये सब हम मुकाबले कर रहे थे। और जब ये माइग्रेशन हुई बड़ी 89 में, एकदम 1 लाख कश्मीरी पंडित और लोग यहाँ आ गए, हिंदू आ गए, तो उस वक़्त बड़ी टेंशन हो गई। उस वक़्त भी हम चलते रहे। फिर ये संघर्ष हमारा चल रहा था। पुंछ राजौरी के अंदर भी तूफ़ान मच गया। बड़े नौजवान पाकिस्तान ट्रेनिंग के लिए चले गए, पाकिस्तान ने उनको गुमराह कर लिया, ऐसी फोर्सेस थी। कश्मीर से भी हो गया। तो फिर यहाँ पर हमने एक कोशिश की कि किस तरीके से क्या रोल प्ले करें इस वक्त। और सिर्फ यहाँ नहीं, जब गवर्नर सक्सेना थे उन्होंने मुझे राजभवन बनाया कि चाणक्य साहब इन पहाड़ों में आपका नाम लेते हैं, आप अगर जाओ तो लड़के गुमराह जो हो रहे हैं वो बच सकते हैं, आप कोशिश करो। यहाँ जो मिस्टर ब्लोरिया चीफ सेक्रेटरी रिटायर हुए हैं, ये स्पेशल कमिश्नर होते थे पुंछ राजौरी, और पुंछ राजौरी से सारा ही उन्होंने पाकिस्तान में बरकरार लिया था। उस वक़्त उन पहाड़ों में मैं गया, दिन रात पद यात्राएँ की, रातों के रातें लड़कों से मिलते रहे, जेलों में मिलते रहे कि भाई क्या कर रहे हो, आओ मेन स्ट्रीम में, छोड़ दो ये। और लंबी बात नहीं कहता, रिजल्ट ये हुआ कि बहुत लड़के मैंने जेलों से निकलवा के मेन स्ट्रीम में ले आया। और वही बात थी कि गवर्नर भी दौड़ते मेरे साथ वहाँ पहुँचे। हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर उस वक़्त के एसबी चौहान वहाँ से स्पेशल फ़्लाइट लेकर पहुँचे मेरे पास। और फिर प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव ने वहाँ पर बुलाया कि आप ये कमाल हो गया है, आप विश्वास करो, हम पूरी सहायता करेंगे कि इन लड़कों को कुछ ना हो, और आप किस तरीके से करो। और ये हुआ कि पाकिस्तान में गए हुए लोग
हमने कन्विंस करके वापस लाए, जेलों से छुड़ा लिए। और उसके बाद अर्जुन सिंह, एसबी चौहान जब वहाँ पर आए, 40-40, 50 हज़ार लोगों का जलसा मेरे अध्यक्षता में हुआ और ये सारे आते रहे। BBC लंदन 4-4 दिन दिखाता रहा ये क्या हो रहा है। तो बॉर्डर के हालात चेंज हो गए बिल्कुल। उन्होंने कह दिया कि आज के बाद ये दरवाजे बंद हो गए पाकिस्तान के, यहाँ ना कोई आने देंगे हम, ना यहाँ से कोई जाने देंगे। वो काम किया। फिर मैं और मुस्लिम फेडरेशन के प्रेसिडेंट, हम दोनों कश्मीर चले गए। यही यासीन मलिक इसके हाइड आउट में पहुंचे मासूमा में, बगैर सिक्योरिटी के। भाई क्या कर रहे हो आप? हमारे बुजुर्गों ने ये स्टेट बनाई, बचाई, और आपने जला दी। क्या चाहते हो आप? हमें भी पूछो, हम भी ऐसे। तो बड़ी इनके साथ, यासीन के, गिलानी के साथ, अब्बास अंसारी के साथ, प्रोफेसर गनी भट्ट के, इनके सब वहाँ कोई जाता नहीं था, इतना मिलिटेंट होता था वहाँ। इनके घरों में जाकर, AG लोन जब उनका कत्ल बाद में हुआ, इनके घर लास्ट मीटिंग हुई और वहाँ पर हमने कहा कि चलिए जम्मू आओ, इकट्ठे बैठते हैं कि यहाँ स्टेट की बच जाए, ये क्यों जल रही है स्टेट। तो मेरे हमारे इन्विटेशन पर वो यहाँ आए। होटल अशोक के अंदर यहाँ के प्रोमिनेंट लोग बैठे, कश्मीर की पूरी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आई और यहाँ पर हमने फैसले किए। उसके बाद लोन का मर्डर हुआ। तो ये हमने उस वक़्त ये सारा काम कर रहे थे। तो उस वक्त चरार शरीफ जल गई। फिर दिल्ली के सारे प्राइम मिनिस्टर ने, होम मिनिस्टर ने कहा कि चाड़क साहब अगर आप पार्टी में आओ, हम सारे मदद करेंगे तो और अच्छे ढंग से काम कर सकेंगे जितना आप काम कर रहे हो। फिर मैं कांग्रेस के नज़दीक आया और कांग्रेस के साथ चला। तो कांग्रेस के साथ आने के बाद मुझे वाइस चेयरमैन बनाया गया कैंपेन कमेटी का और गुलाम नबी आज़ाद साहब को चेयरमैन बनाया। हम दो यहाँ पर आए कैंपेन के। 25 सालों के बाद कांग्रेस को फिर गवर्नमेंट के अंदर लाए और उसके बाद मैं भी यहाँ इंडिपेंडेंट इलेक्ट हो गया अपर हाउस के लिए। और फिर ये कहने लगे नहीं, फिर कांग्रेस के साथ चलो। फिर अर्जुन सिंह सारे इन्होंने आकर कहा, फिर किया। और फिर ये लड़के, मैंने लाल सिंह वगैरह सारे लड़के यहाँ तैयार किए। मैंने कहा चलो भाई। फिर मैं भी कांग्रेस में आया। तो कांग्रेस के ना फिर उन्होंने काम देखा कि काम करने वाले लोग बहुत कम होते हैं पार्टियों में। पार्टी का झंडा लेकर तो चल पड़ते हैं, लेकिन वो काम देखकर फिर सोनिया आ गई कांग्रेस में। इन्होंने मुझे दिल्ली बुला लिया। दिल्ली बुला के हरियाणा का कोऑर्डिनेटर बना दिया, फिर जम्मू कश्मीर का इंचार्ज बना दिया, उत्तराखंड का इंचार्ज बना दिया, राजस्थान के इलेक्शन मैंने लड़ाए, महाराष्ट्र का मुझे PRO बना दिया। अच्छा। करते 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 फिर मैं हाईएस्ट जो फोरम है कांग्रेस का, ये सेंट्रल वर्किंग CWC, उसका मेंबर बना। फिर जनरल सेक्रेटरी के तौर पर मुझे 3 बड़ी स्टेटें बिहार, पंजाब और चंडीगढ़ का इंचार्ज बनाया। तो हाईएस्ट लेवल पर कांग्रेस में यहाँ मिनिस्टर बने। तो पहली दफ़ा, ये आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर थे, पहली दफ़ा हमने ट्रिपल शिफ्ट में काम शुरू कराए। जो 5 साल में काम ख़त्म होता है, चाहे पुलों का है, चाहे वो सड़कों का है, चाहे बिल्डिंगों का है, वो हमने 6 महीने में करवाए। चाहे लद्दाख हो, कश्मीर हो। फिर कश्मीर के अंदर लोग तड़पते थे कि भाई हज हाउस नहीं है। वर्ल्ड क्लास हज हाउस बेमना के अंदर हमने बनाया ट्रिपल शिफ्ट में। उसके साथ ही यात्री भवन जो है भगवती नगर में, ये हमने बनवाया। तो ये ट्रिपल शिफ्ट में उस वक्त सारे काम चला। और फिर मुबारक मंडी हेरिटेज सोसाइटी का फाउंडर मैं हूँ। ये सोसाइटी अलग से इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई। तो बहुत काम किया। तो उसके इनाम से उन्होंने मुझे हाईएस्ट फोरम में ले लिया कांग्रेस के और वहाँ पर रहा। लेकिन यहाँ जो हालात कांग्रेस के हो गए, उसको लेकर फिर मैंने रिज़ाइन कर दिया। और यहाँ मैंने कहा कि गलत बन रही है यहाँ पर कांग्रेस। आज तो सारे लोग कर रहे हैं रिज़ाइन, आज तो सारे कर रहे हैं। ये भी मेरे पास आते थे उस वक्त। तो मैंने सबसे पहले वो रिज़ाइन किया। मुझे खुशी अब आस्ता आस्ता समझ आ रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के अंदर कमज़ोरी लोगों ने लाई, पार्टी ख़राब नहीं थी। सोनिया बहुत अच्छी लीडर हैं, लेकिन
आसपास का माहौल जो है जिसमें लोगों ने थोड़ा सा अपने ढंग से चलना शुरू कर दिया, उससे ये पार्टी आस्ता आस्ता खराब होने लगी। जी सर, 370 की अगर हम बात करें, हम सब जानते हैं 5 अगस्त 2019 को ये आर्टिकल 370 हटाया गया था। इस दिन के बाद मतलब आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे और जिसके दौरान आपको अरेस्ट भी किया गया था बेटे के साथ। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या आप बोलना चाहते थे, ऐसी कौन सी बातें थी और ऐसा क्यों किया गया आपके साथ? देखो अमर, बात यह है जी, यही एक बड़ी बदकिस्मती है। आज पॉलिटिक्स के अंदर सारे तो नहीं मैं कहूँगा, कहीं तो बहुत अच्छे लोग हैं जी, लेकिन मेजॉरिटी वो है ना वो स्टडी करते हैं ना किसी चीज़ को वो डेप्थ में जाकर जानने की कोशिश करते हैं। जी, आज ये है कि दर्द हुई तो बैरल गन का इंजेक्शन लगा दिया और वो आस्ता आस्ता कैंसर बनता है, जी, वो ठीक नहीं होता पेशेंट। जी, यही है हाल हमारे पॉलिटिशियन। अब देखिए, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस ये करने वाला था उस वक्त, जो बाद में मैंने प्रेस नोट दे भी दिया, मेरा स्टेटमेंट आ गया, वो ये था कि भाई पहले तो इतनी हिस्टोरिकल गजब की रियासत को आपने तोड़ के यूटी बना दिया, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए था। जी, और अगर वो ये भी मैंने कहा कि मुझे इस बात का दुख था, मैं इसको अपोज कर रहा था, लेकिन आज जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है जी, वो इसलिए बुलाई थी कि भाई होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जी, और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में भाषण में ये कह दिया कि हम स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे। फॉर द टाइम बिंग हमने इसलिए किया है ताकि यहाँ जो मिलिटेंसी है हम इसको ख़त्म करें, यहाँ पर पीसफुल एटमॉस्फेयर बने। जी, तो मैं स्वागत करने जा रहा था कि अगर इसलिए आपने किया है कि एक पेशेंट मर रहा है तो उसको ऑपरेट करने की कोशिश आपने की है अच्छा करने के लिए, तो मैं इसका स्वागत करता हूँ। लेकिन दो बातें ध्यान रखो कि इस रियासत के अंदर दो किस्म की फोर्सेस हैं। एक है एंटी नेशनल फोर्स जी, जो यहाँ भी है, पाकिस्तान से भी है, जी, वो देश के खिलाफ कर रही है, और एक है नेशनलिस्ट फोर्स, जी, स्पेशली जम्मू सूबे के अंदर, कश्मीर के अंदर भी है, पर जम्मू सूबे के अंदर तो देशभक्त लोग हैं, भाईचारा इनका कभी ख़त्म नहीं होता। बिल्कुल, तो दो किस्म की फोर्सेस हैं, तो आप यहाँ पर एंटी नेशनल फोर्सेस को दबाना है वो काम करें, लेकिन नेशनलिस्ट फोर्सेस को जो है जी, उनको ख़राब करने की कोशिश ना करें, उनको इनकरेज करें। जी, ये मैं कहने जा रहा था। इनको समझ नहीं लगी, इन्होंने मेरी गिरफ्तारी कर ली और रिजल्ट ये हुआ कि वो चीज़ जैसे कांग्रेस के कुछ हालात बने जी, कि अब लोग कह रहे हैं जो मैंने 2-3 साल पहले कही, जी, जी, और आज यही बात यहाँ है कि वो चीज़ अब पछता रहे हैं जो उस वक्त मैंने कही। अगर उस वक्त अच्छी तरह से भांप लिया होता, जी, ठीक ढंग से चल रहे होते, तो आज ये जो सिलसिला चल रहा है, जी, चाहे वो पुंछ राजौरी के अंदर चल रहा है, चाहे वो कश्मीर के अंदर चल रहा है, ये कम से कम चलता, लेकिन इतना ज़्यादा ना फैलता। तो इसलिए आज ही मैं ये कहता हूँ कि लोगों को कॉन्फिडेंस में लो। अब दफा 370 आपने तोड़ दी, आगे क्या था उसमें? कुछ भी नहीं था खास, सिर्फ ये था कि रुकावट थी कि बाहर से लोग यहाँ पर ना आए। जी, 35A की तो बात ही ख़त्म कर दी। मैं ही उस वक्त लेजिस्लेटिव काउंसिल का लीडर था जब मैंने ही कहा था कि ये नहीं चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट में केस है, लेकिन 370 का ये था कि उन लोगों को रुकावट थी कि वो लोग यहाँ पर ना आए, जम्मू का माहौल खराब, क्यों कश्मीर में कोई नहीं जाता। मैंने उस वक्त भी कहा कि दफ़ा 370 आपने ख़त्म कर दी इसलिए कि कश्मीर के अंदर भी लोग आएंगे। कश्मीर के अंदर एक बच्चा नहीं गया, सब सारा जम्मू का माहौल ख़राब हो रहा है। जी, तो जम्मू की आइडेंटिटी, जम्मू का भाईचारा, जम्मू की शनाख्त खतरे में आपने डाल दी।
ये बात थी तो हमने कहा था कि चलो वो छोड़ दो, 371 तो यहाँ लगा दो। हिमाचल के अंदर है, बाकी नॉर्दर्न स्टेट्स के अंदर है, अब लद्दाख को दे रहे हो आप, तो वो कर दो यहाँ पर जी। लेकिन नहीं किया। तो इसलिए वो इन्होंने गलत किया और मुझे पक्का विश्वास है इनको वापस उस रास्ते पर आना पड़ेगा। जी सर, जम्मू की अगर हम बात करें तो मंदिरों का शहर कहा जाता है हमारे जम्मू को, तो आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि आने वाले समय में मंदिरों की खूबसूरती के लिए ऐसे और क्या काम कर रहे हैं या किए जाने चाहिए? देखिए, एक तो इसमें कोई शक नहीं जी मंदिरों का शहर तो है। जी एक हमारी माँ दुर्गा है जी जिसकी वजह से करोड़ के करीब लोग यहाँ आ रहे हैं। बिल्कुल यहाँ से लेकर पूरा उत्तरी भारत खाना खा रहा है, जी रोजी कमा रहा है। बिल्कुल। ये माँ की कृपा है। मैंने इन पहाड़ों की पद यात्रा की थी जो रियासी के ऊपर के पहाड़ हैं ना, उनके पास फसलें लगती थी ना कुछ। मैं पूछता था कि आपको आपका रोजी रोटी का क्या जरिया है, तो वो कहते थे जी छोटा सा घोड़ा रखा हुआ है, माता के जाते हैं। और कितना कमा रहे हैं। तो ये माता सबको पाल रही थी जी। और यहाँ से अगर पीसफुल एटमॉस्फेयर रहता है, यही यात्रु कश्मीरियों को भी रोटी देता था। तो यहाँ पर पिलग्रिम टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म, जी लेजर टूरिज्म, 4-5 किस्म का टूरिज्म होता है। बिल्कुल। सबको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर बड़ा एक माहौल है, लेकिन उसमें कमी रही। मंदिरों का यहाँ तक तल्लुक है, माता दुर्गा के बाद आपका शिव खोड़ी वगैरह हैं, बाकी हैं सुदमा देव वगैरह हैं, लेकिन जम्मू के अंदर ही आप देखो जी कि आपको ऐतिहासिक रणबीरेश्वर मंदिर, बिल्कुल वहाँ जो शिवलिंग है कहीं नहीं आपको बिल्कुल बिल्कुल। श्रीनाथ जी का मंदिर है वो। और गांधीनगर के अंदर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर कम्प्लेक्स है जी वहाँ पर श्री यंत्र मंदिर तो उत्तरी भारत क्या दुनिया का इतना विशाल मूर्ति लगी है। शनिदेव की वो शनि सिंगणापुर से शिला आई है, इसलिए के भगवान लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से वहाँ पर ये सारा है। जी और मैं वहाँ मैं ही चेयरमैन हूँ जी 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 उस मंदिर ट्रस्ट का। तो इसलिए ये एक पिलग्रिम टूरिज्म के प्रमंडल उत्तर वाहिनी काशी विश्वनाथ जैसे स्थान है। जी गुप्त गंगा बहती है वहाँ पर। अब तो मैंने ही पिछली बार तो पिछले 200 जो लवारस लाशें जली थी जम्मू में, जलती रहती हैं हॉस्पिटलों से जब भी आती हैं, लवारस जिनका कोई नहीं होता, उनका 200 को तो मैंने जाकर उनके जो हस्तियाँ थी वो परवाई थी यहाँ देवक के अंदर। अच्छा। ये दिखाने के लिए कि इससे बड़ी और कोई गंगा नहीं है, ये गुप्त गंगा अपना एक स्थान रखती है। जी तो इसलिए उनका विकास नहीं हुआ। अब मैंने वहाँ पर आज 27 साल पहले छड़ी यात्रा चला दी थी, लाखों लोग यात्रा में चल रहे हैं प्रमंडलों से, क्षेत्र चौधरी पर चलती है। तो ये बड़ा विशाल एक उस ढंग से हम देखें तो एक तीर्थ स्थान है पूरा जम्मू सूबा जो है। बिल्कुल। तो उसके मैं तो डॉक्टर करण सिंह जी के भी रिक्वेस्ट की थी मैंने, क्योंकि सबसे बड़ी संस्था जो है धर्मा ट्रस्ट है जो उनको चला रही है, श्राइन बोर्ड सब बने हुए हैं और हम अपने तौर भी देख रहे हैं जी। इसलिए इनकी डेवलपमेंट होना पूरे उत्तरी भारत की डेवलपमेंट होने की बात है, उसमें तो करना ही चाहिए। जी सर, जिस तरह से आज हमने आपके साथ अलग अलग मुद्दों पर बातचीत की है, जिससे साफ जाहिर हुआ है कि आपने बहुत काम किया है, अभी भी कर रहे हैं। आने वाले समय में अगर आपको कोई ऑफर आती है, जिस तरह से पार्टीज बदली जा रही हैं, तो आप क्या फ्यूचर में क्या सोचा है आपने? देखिए, एक बात तो ये है कि इस देश के अंदर पॉलिटिकल पार्टियां ही रोल अदा करेंगी। बिल्कुल। सोशल संस्थाएं जो हैं वो अपना रोल अदा बड़ा इम्पॉर्टेंट करती हैं। अब मैं डोगरा सदर सभा का प्रेसिडेंट हूँ। डोगरा सदर सभा एक अपने आप में एक अद्भुत तारीख है। आप जानते हैं कि 1904 में पहली असेंबली इस स्टेट की जो महाराजा और लोगों के बीच कड़ी का काम करती थी। लाला हंसराज महाजन जैसे लोग, पंडित विश्वेश्वर नाथ जैसे लोग, सरदार समुंदर खान, वकील हजरत शाह, पंडित गणेश दास गर्दिश, मियाँ ज्वाला सिंह, ऐसे लोग थे। सरदार भूत सिंह बाद में आए जिन्होंने इकट्ठे होकर एक गुलदस्ता बनाया था, उसको मैं हेड कर रहा हूँ। वो भी एक अपने आप में एक
सियासी पॉलिटिकल पार्टी है। ये ठीक है, इलेक्शन नहीं लड़ते, लेकिन पहली सियासी पार्टी भी वो है। तो इसलिए सियासी पार्टियों का रोल है, उससे दूर आदमी रह नहीं सकता। उस वक्त भी जब हालात बड़े ख़राब हुए तो मुझे ये ले गए थे, मैं नहीं गया था किसी पार्टी में। जी जी। अब भी आज मेरी ज़रूरत जम्मू कश्मीर के अंदर, अगर यहाँ के हालात में एक रोल प्ले करने, क्योंकि रिश्वत तो मैं लेता नहीं, मैं PW मिनिस्टर रहा हूँ, सारे लोग जानते हैं। जी जी। हायर एजुकेशन मिनिस्टर रहा हूँ, सारे लोग जानते हैं। जी। पिल्लो मेरा गाड़ी में होता था, सराहना गाड़ी में सोता था, ट्रिपल शिफ्ट में काम, रात को भी काम लगे हैं, दिन को भी। कश्मीर जैसी जगह के अंदर यहाँ लोग डरते बाहर निकलते, पूरी रात में मैं लॉन्ग शू पहन के सड़कों पर, पुलों पर घूमता रहता था, और मैं कहता था कि इतने पीरियड में इतना काम कर दो, इतना कभी ना हुआ। तो इसलिए वो शौक से आदमी कर भी सकता है, करना भी चाहिए। तो रोल प्ले करना एक इंसान का फ़र्ज़ बनता है, मैं भी उनमें से एक हूँ। जब भी जो भी ज़रूरत होगी समाज के अंदर, सियासत के अंदर, राजनीति के अंदर रोल प्ले करने की, वहाँ पर मैं करूँगा। और जम्मू कश्मीर के अंदर तो एक बड़ा अद्भुत काम करने की ज़रूरत है जी। और उसके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। मैंने आपको बता दिया कि आज मैं एक इशू को लेकर डोगरा सदर से चल रहा था, जहाँ हेरिटेज का तो है ही, दूसरा ये कह रहा था कि सेक्रेटरीट दोनों जगह फंक्शनल बनाओ। आज अगर सेक्रेटरीट दोनों जगह 12 महीने फंक्शन करना शुरू कर दे, जो कोई प्रॉब्लम नहीं। जी जी। आज वो घोड़ों पर सामान ले रात के वहाँ जाने की बात नहीं है, आज सारा डिजिटाइज होता है जी, सारा। तो इसलिए दोनों जगह सेक्टर 12 महीने फंक्शन करे, तो 12 महीने लोगों को गवर्नमेंट मिले, जम्मू के भी लोगों को मिले, कश्मीर के भी मिले। मुश्किल टाइम है जब बर्फ़ पड़ी रही होती है वहाँ पर, सारे ब्यूरोक्रेट्स और सारी गवर्नमेंट यहाँ होती है और लोग बेचारे बर्फ़ में सड़ रहे होते हैं। जब ये धूप में सड़ रहे होते हैं तो ये ठंडी हवाओं में हमारे हुक्मरान होते हैं। तो ये दोनों जगह 12 महीने चले। मैं दावे से कहता हूँ कि 90% यहाँ के हालात ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए वो इशू लेकर हम चल रहे हैं। हेरिटेज का इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे आपने कहा 1 करोड़ यात्रु से माता के आ रहा है, और अगर यहाँ पर मुबारक मंडी के अंदर डोगरा आर्ट म्यूज़ियम, आपको पता नहीं होगा, उस म्यूज़ियम के अंदर 370 के करीब हमने पेंटिंग इकट्ठी की। हर एक पेंटिंग की कीमत करोड़ों में है। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पर वेपनरी है, बुक्स हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं, यूनिफॉर्म्स हैं, ज़रा बख्तर सारे हैं जी। और ये सब चीज़ें वो चल रहा हो, और वहाँ पर रिसर्च करने स्कॉलर्स आ रहे हों, और फिर सेंटर में लाइट एंड साउंड प्रोग्राम शाम को चल रहा हो, वो कहानी जनरल जोरावर ने किस तरीके से चाइना के साथ ये क्या किया, कैसे इसकी ट्रीटीज़ हुई, कैसे रियासत बनी, किस किस्म का इंसाफ होता था, वो कहानियाँ वो सामने आए, देशभक्ति चमकेगी। और इस किस्म की ये चीज़ें डोगरा सदर सभा की तरफ से हम उठा के चल रहे हैं। और जो पार्टी, मुझे खुशी है, 8 डोगरी भाषा को 8वें शेड्यूल में शामिल कराने वक्त भी मैं कांग्रेस में आया था जी। और यहाँ से दिल्ली तक संघर्ष किया और शामिल करवा लिया। ये मैं अगर पार्टी में नहीं होता, गवर्नमेंट में नहीं होता, तो शायद ये हेरिटेज सोसाइटी ना बनती। मुबारक मंडी ये मैंने बनवाई, वीरभूमि पार्क सांबा के अंदर बनवाया, जो बुत लगे हैं जम्मू के अंदर, हमारा इसमें रोल रहा है। जाम्बू लोचन शेर बकरी का बुत हमने लगवाया। तो एक इतिहास को जिंदा करने की कोशिश की, लेकिन किसी अच्छी पॉलिटिकल पार्टी, अच्छे पॉलिटिकल लीडर जो इसको जान सके। मुझे अफसोस है जम्मू का कोई लीडर नहीं ये चीज़ कह रहा कि सेक्टर सेपरेट करो, कोई नहीं कह रहा कि मुबारक मंडी को प्रिजर्व करो। ये कहाँ सोए हैं? इसलिए अगर ज़रूरत पड़े इन कामों के लिए और इस रियासत को ठीक रखने के लिए, यहाँ के भाईचारे को जिंदा रखने के लिए, तो मैं डेफिनेटली रोल प्ले करूँगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, जाने से पहले आप, जो लोग आपको देख रहे हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा वैसे तो पूरे देश के लोगों को कि इस देश की खूबसूरती ये है कि जितनी जातियाँ, जितने धर्म, जितने मज़हब, जितनी भाषाएं, जितने मौसम
इस अकेले देश में है, इतने पूरी दुनिया में नहीं है जी। और ऐसे देश को इकट्ठे रखने के लिए गुलदस्ते की तरह ये हरा भरा रहे, बहुत अच्छे फूल रहें इस गुलदस्ते के अंदर सारे, उसके लिए एक प्रयास सब सियासतदानों ने, सब पॉलिटिशियनों ने करना चाहिए। ये पूरे देश को कहूँगा। देश का मुकुट जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर के लोगों को मैं कहूँगा कि आप बहुत खूबसूरत स्टेट के बाशिंदे हो, आप कस्में खा लो, एक तो अपना भाईचारा नहीं टूटने देंगे और दूसरा यहाँ की कहानी, यहाँ का हेरिटेज, कहाँ यहाँ का ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को उस वक़्त महाराजा हरि सिंह कहते, जा राजेंद्र, 6000 पाकिस्तानियों ने हमला कर दिया है, कश्मीर की बहू बेटियाँ खतरे में हैं, उनकी इज्जत खतरे में है, जा ब्रिगेडियर, आखिरी गोली, आखिरी सांस, आखिरी जान तक उन लोगों से लड़ और ब्रिगेडियर वही करे। ये कहानियाँ, ये चीज़ जो है वो ज़िंदा करके हम आगे चलें और सारे सियासतदानों को आंखें खोलो। हमने जो कहा है कि सेक्रेटरीट दोनों जगह फंक्शन करना चाहिए, आप ज़रा आंखें बंद करके सोचो कि उस दिन क्या होगा और यहाँ की अगर पूरी ये हमारा हेरिटेज जो है उभर के सामने आ जाए तो इसका स्थान एक अपना स्थान होगा। उसके लिए आओ मिलके ये सारा काम करें। दुश्मन ने जितनी आग यहाँ फेंकी उसको हमने मिटा दिया, ख़त्म कर दिया, आगे भी हम दुश्मन को यहाँ कामयाब ना होने दें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया जी। तो ये थे हमारे साथ ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क, जिनके साथ हमने अलग अलग मुद्दों पर आज बातचीत की। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा। अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें और देखते रहे स्टेट टाइम्स।